Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Medical Info and series of Pharmacology lectures। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स और इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि डिप्रेशन क्या होती है, डिप्रेशन की रीजंस क्या होती हैं, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन सी ड्रग्स को यूज कर सकते हैं और इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और इन ड्रग्स की डिप्रेशन के अलावा कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं, कौन सी कंट्रा इंडिकेशंस हैं और किस तरह से ये डिफरेंट ड्रग्स के साथ ड्रग इंटरेक्शन करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डिप्रेशन। अगर कंटिन्यूसली आपका मूड लो रह रहा है, आपके अंदर सैडनेस आ रही है, आप होपलेस फील कर रहे हैं, अपने आप को वर्थलेस फील करते हैं या किसी चीज के लिए अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं लगातार, इसके अलावा इरिटेबिलिटी है और आप अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड जो है वो फील करते हैं, आपकी एपिटाइट में या आपकी स्लीप में डिस्टर्बेंस है काफी लंबे अरसे से, इसके अलावा सेल्फ हार्म के आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या आपके जहन में सुसाइडल थॉट्स आती हैं, तो ये सारी की सारी सिम्टम्स डिप्रेशन की हैं। तो ये डिप्रेशन होती क्यों है, इसको समझने के लिए हम कुछ डिप्रेशन से रिलेटेड हाइपोथेसिस को देखते हैं। डिप्रेशन हाइपोथेसिस जो है वो डिस्क्राइब करती हैं कि किस तरह से बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये डिप्रेशन काज करते हैं। और डिप्रेशन हाइपोथेसिस में सबसे पहली हाइपोथेसिस है केमिकल इम्बैलेंस और मोनोअमाइन हाइपोथेसिस। इसका क्या मतलब है कि अगर बॉडी के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सीरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है और डोपामिन है, जब बॉडी के अंदर इनका लेवल कम हो जाता है तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि ये सीरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है खुशी के जज्बात को रेगुलेट करते हैं। तो जब इनका लेवल कम होगा तो इंसान का मूड जो है वो भी लो होगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगी और वो डिप्रेशन का शिकार होगा। इसके बाद हाइपोथेसिस है न्यूरोट्रॉफिक हाइपोथेसिस, जिसके मुताबिक अगर बॉडी के अंदर BDNF की डेफिशिएंसी हो जाए तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। BDNF बेसिकली एक प्रोटीन होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूरॉन्स की सर्वाइवल के लिए, न्यूरॉन्स की ग्रोथ के लिए और न्यूरॉन्स की प्लास्टिसिटी के लिए। तो अगर BDNF यानी कि ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तीसरी हाइपोथेसिस है द इन्फ्लेमेशन और साइटोकाइन हाइपोथेसिस, जिसके मुताबिक अगर इंसान ज्यादा लंबे अरसे तक स्ट्रेस से एक्सपोज रहता है, स्ट्रेस में रहता है या उसको कोई फिजिकल इलनेस हो जाती है तो इसके नतीजे में बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है, इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का लेवल इंक्रीज होगा तो ये ब्रेन के अंदर एंटर होंगे और इंसान का जो मूड है, उसकी स्लीप और एपिटाइट है उसको डिस्टर्ब करेंगे। चौथे नंबर पे जो हाइपोथेसिस है उसको हम कहते हैं HPA एक्सिस हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस हाइपोथेसिस। HPA एक्सिस बेसिकली बॉडी का एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है कि जब भी इंसान स्ट्रेस से एक्सपोज होता है तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अगर ज्यादा लंबे अरसे तक इंसान स्ट्रेस में रहता है तो जो HPA एक्सिस है ये ओवर एक्टिव हो जाता है। जब ये ओवर एक्टिव होगा तो इंसान की बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है और अगर ज्यादा लंबे अरसे तक इंसान कॉर्टिसोल से एक्सपोज रहता है तो उसके नतीजे में जो इमोशनल रेगुलेशंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इन्हीं हाइपोथेसिस को देखते हुए हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन यूज करके या किस चीज को कंट्रोल करके हम डिप्रेशन को कंट्रोल या ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि ये मोनोअमाइन है, जैसे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन का लेवल अगर हम इंक्रीज कर दें बॉडी के अंदर किसी तरीके से तो डिप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर BDNF जो ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है उसका लेवल इंक्रीज करवा सकें किसी तरीके से तो डिप्रेशन को हम ट्रीट कर सकते हैं। और जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं अगर उनको हम कम कर दें तो डिप्रेशन ट्रीट हो सकता है। और इसके अलावा जो HPA जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस है ये ओवर एक्टिव हुआ होता है, अगर इसकी एक्टिवेशन को हम थोड़ा कम कर दें तो डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी क्लासेस ऑफ ड्रग्स को हम यूज कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में इंक्लूड हैं सबसे पहले ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इसके बाद है सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसके अलावा सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसके अलावा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स और सबसे लास्ट पे इंक्लूड हैं कुछ मिसलेनियस ड्रग्स और रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में इंक्लूड है इमिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन, ट्राइमिप्रामीन, डिसिप्रामीन, एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, प्रोट्रिप्टाइलिन, डोक्सिपिन एंड
डोथिपिन। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि न्यूरॉन्स के अंदर जो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन है वो किस तरह से होती है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो स्टोर होते हैं वेजिकल्स की फॉर्म में, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन या सेरोटोनिन है, ये न्यूरॉन्स के अंदर वेजिकल्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। जब न्यूरो ट्रांसमिशन होती है यानी कि सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर होता है, तो ये जो वेजिकल होगा ये इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को इस एरिया के अंदर यानी कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज करेगा। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पैगाम पहुंचाएंगे। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये अपने अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे और सिग्नल की ट्रांसमिशन हो जाएगी। सिग्नल ट्रांसमिशन के बाद कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो दोबारा से वेजिकल के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर, जिसको हम सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीअपटेक, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होगा साइनेप्टिक लेफ्ट में, अपना सिग्नल ट्रांसफर करेगा, अपना सिग्नल पहुंचाने के बाद दोबारा से रीअपटेक कर लिया जाएगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर और वेजिकल की फॉर्म में इसको स्टोर कर लिया जाएगा। So tricyclic antidepressants block the reuptake of serotonin and norepinephrine and increase their level in synaptic cleft. They also block M1 यानी कि muscarinic receptors, H1 histaminic receptors and alpha 1 receptors। यानी कि जो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स हैं ये ब्लॉक करते हैं रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट टू द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्टर, जिसके नतीजे में क्या होगा कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल इस एरिया के अंदर ज्यादा होगा, इनका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर और ज्यादा देर तक जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होगा और डिप्रेशन को कम कर देगा। क्योंकि डिप्रेशन के केस में सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन का लेवल कम हुआ होता है, तो जब इनका लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा, इनका एक्शन इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली जो डिप्रेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो है सेरोटोनिन सिंड्रोम, क्योंकि ये सेरोटोनिन के लेवल को बॉडी के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो सेरोटोनिन सिंड्रोम भी हो सकता है। और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन है वो ओवर स्टिमुलेट हो सकती है। इसके अलावा अल्फा 1 ब्लॉकेड की वजह से जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उनमें इंक्लूड है पोस्चरल हाइपोटेंशन, वेजोडाइलेशन, इंस्टेबिलिटी, स्वेटिंग एंड रिजिडिटी। ये सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकेज की वजह से, क्योंकि ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को ब्लॉक करने के साथ साथ अल्फा 1 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है, मस्करीनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है और हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है। H1 रिसेप्टर ब्लॉकेड की वजह से जो साइड इफेक्ट्स आएंगे उनमें इंक्लूड है ड्राउजीनेस एंड कंफ्यूजन, और जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं उनके ब्लॉकेज की वजह से जो साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं उनमें इंक्लूड है ड्राइनेस ऑफ माउथ, यूरिनरी रिटेंशन एंड ब्लर्ड विजन। और इसके अलावा ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स की वजह से सीजर्स भी हो सकते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स के बाद जो एंटीडिप्रेसेंट की क्लास है वो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। और इसके अंदर जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनके नाम हैं एस्टेलोप्रेम, सर्ट्रालिन, फ्लोक्सिटिन, पेरोक्सिटिन, डेपोक्सिटिन एंड फ्लुवोक्सामिन। इनमें जो सर्ट्रालिन है और फ्लोक्सिटिन है ये दोनों प्रो ड्रग्स हैं। इसके अलावा ये दोनों ड्रग्स यानी कि सर्ट्रालिन और फ्लोक्सिटिन सेफ हैं प्रेगनेंसी में। फ्लोक्सिटिन जो है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है और ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जो पेरोक्सिटिन है ये मोस्ट ट्रेटोजेनिक ड्रग है, दैट्स व्हाई इट इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। जो फ्लोवोक्सामिन है इट इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग अमंग ऑल द सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। पेरोक्सिटिन समटाइम्स आल्सो यूज्ड टू ट्रीट एपिलेप्सी। अगर बात करें सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के मैकेनिज्म की, तो इनके नाम से ही जाहिर है कि ये सिलेक्टिवली ब्लॉक करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन के रीअपटेक को बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉल्ड सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर। इसके नतीजे में क्या होगा कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होगा, और जब सेरोटोनिन का लेवल बॉडी के अंदर और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर इंक्रीज होगा तो जो डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगी।
SSRIs के साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्लूड है इंसोम्निया, इम्पोटेंस एंड डिक्रीज्ड लिबिडो, impaired platelet function, nausea, vomiting and diarrhea, bleeding, erectile dysfunction and delayed ejaculation. So that's why it is off-label used to manage premature ejaculation. Sometimes it may cause anxiety, nervousness and agitation, especially in early treatment. और सबसे लास्ट पे ये सेरोटोनिन सिंड्रोम भी काज कर सकती हैं, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद अदर एंटी डिप्रेसेंट्स। SSRIs के बारे में 2-3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि SSRIs जो अल्फा 1 ब्लॉकेज एक्टिविटी है, M1 ब्लॉकेज और एंटीहिस्टामिनिक ब्लॉकेज एक्टिविटी है वो काज नहीं करते, इसलिए इनके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो कम से कम होंगे एज कम्पेयर टू ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। दे डू नॉट काज वेट गेन एंड आल्सो दे डू नॉट प्रेसिपिटेट सीजर्स। जैसे कि हमने एक साइड इफेक्ट पढ़ा था ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का, दे कैन प्रेसिपिटेट सीजर्स, यानी कि पेशेंट में सीजर काज कर सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं वो सीजर्स प्रेसिपिटेट नहीं करते। SSRIs के बाद जो एंटी डिप्रेसेंट की क्लास है वो है SNRIs, यानी कि सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। और इसके अंदर जो जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनके नाम हैं ड्यूलोक्सिटीन, वेनलाफेक्सिन, डिसवेनलाफेक्सिन एंड मिलनेसिप्रेन। अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो जो SNRIs हैं ये ब्लॉक करती हैं रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, यानी कि ये सेरोटोनिन को और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को ब्लॉक करेंगी, जिसके नतीजे में सेरोटोनिन का लेवल और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ज़्यादा होगा और डिप्रेशन की जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगी। SSRIs की तरह जो SNRIs हैं ये भी H1, M1 और अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करती, ये वेट गेन भी काज नहीं करती एंड आल्सो दे डोंट प्रेसिपिटेट सीजर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। और इसके नाम से ही जाहिर है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन के रीअपटेक को ब्लॉक करेंगी, ब्लॉक रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन लेवल इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड इन द बॉडी। इसके नतीजे में क्या होगा कि जो डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। अगर बात करें ब्यूप्रोपियोन की, तो ये स्पेसिफिकली यूज़ की जाती है स्मोकिंग सेसेशन में, यानी कि स्मोकिंग को छुड़वाने के लिए इस ड्रग को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ब्यूप्रोपियोन में एनेक्सियोलिटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी कि एनेक्साइटी को कम करती है, ये लेस सेडेटिव होती है। जो ब्यूप्रोपियोन है इसको अवॉइड किया जाता है सीजर्स में, क्योंकि इट काज सीजर्स प्रेसिपिटेशन एंड इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेक्सुअल डिसफंक्शन कॉज्ड बाय SSRIs। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट्स में हमने पढ़ा था दे काज इंपोर्टेंस, डिक्रीज्ड लिबिडो एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो जो SSRIs की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम ब्यूप्रोपियोन को यूज करते हैं और ये ओबीज पेशेंट्स के अंदर भी यूजफुल होती है। इसके अलावा दे डू नॉट काज अल्फा 1, H1 एंड M1 ब्लॉकिंग एक्टिविटी। एंटी डिप्रेसेंट्स की जो नेक्स्ट क्लास है वो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। इसकी ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि मोनोअमाइन है क्या। मोनोअमाइंस बेसिकली हम कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को कहते हैं, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, फिनाइल इथाइल अमाइन है और टायरामिन है। इनको हम मोनोअमाइंस कहते हैं और इन मोनोअमाइंस को एक एंजाइम डिग्रेड करता है, यानी कि इन मोनोअमाइंस का या न्यूरोट्रांसमीटर्स का मेटाबॉलिज्म करवाता है, जिसको हम कहते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की दो टाइप्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप ए और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी। जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप ए होता है वो स्पेसिफिकली मेटाबॉलिज्म करवाता है सेरोटोनिन का, नॉरएपिनेफ्रिन का और टायरामिन का, जबकि जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन एंड फिनाइल इथाइल अमाइन। तो जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के अंदर ड्रग्स इंक्लूड हैं उनके नाम हैं फेनेल्जिन,
ट्रेनाइलसिप्रोमीन, इसके अलावा आइसोकार्बोक्साजिड। ये तीनों ड्रग्स नॉन सेलेक्टिव होती हैं, यानी कि ये दोनों किस्म के एंजाइम जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी है, दोनों को नॉन सेलेक्टिवली ब्लॉक करती हैं। अलावा ये इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देती हैं दोनों एंजाइम्स को। इसके अलावा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज में जो ड्रग्स इंक्लूड हैं वो है मोक्लोबिमाइड एंड दैट इज सेलेक्टिव फॉर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप ए। अदर ड्रग्स इंक्लूड्स स्लेजिलिन, रसेजिलिन एंड सफिनामाइड। दीज 3 ड्रग्स आर सेलेक्टिव फॉर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी। इनमें जो फर्स्ट 3 ड्रग्स हैं जैसे फेनल्जीन, ट्रेनाइलसिप्रोमीन है और आइसोकार्बोक्साजिड है, ये नॉन सेलेक्टिवली और इरिवर्सिबली ब्लॉक करती हैं दोनों एंजाइम्स यानी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप ए और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी को। जबकि जो मोक्लोबिमाइड है ये सिलेक्टिवली ब्लॉक करती है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप ए एंजाइम को, और इसके अलावा जो स्लेजिलिन है, रसेजिलिन है और सफिनामाइड है ये ब्लॉक करती हैं सिलेक्टिवली मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी को। अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की, तो ये ब्लॉक करते हैं एक एंजाइम को जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द मोनोअमाइंस। कौन कौन से मोनोअमाइंस, जैसे कि सीरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, टायरामिन है, डोपामिन एंड फिनाइल इथाइल अमाइन है। ये सारे मोनोअमाइंस के मेटाबॉलिज्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, उस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा कि इन मोनोअमाइंस का साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर लेवल है इंक्रीज कर जाएगा, और इनका लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो है चीज रिएक्शन दैट विल लीड टू हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये चीज रिएक्शन क्या होता है कि जब भी हम कभी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, स्पेसिफिकली जो नॉन सेलेक्टिव मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, इनको यूज करते हैं चीज के साथ या फिर ऐसी फूड जिसके अंदर टायरामिन होता है। चूंकि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो हैं वो ब्लॉक करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ द टायरामिन, तो टायरामिन का लेवल चूंकि पहले से इंक्रीज हुआ होता है, तो अगर इनके साथ हम कोई टायरामिन कंटेनिंग फूड इनटेक करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा कि टायरामिन का लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा होगा और जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हैं उनके अकरेंस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। इस चीज को हम कहते हैं चीज रिएक्शन। वो वाली ड्रग्स जो सिलेक्टिवली मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी को ब्लॉक करती हैं वो फ्री ऑफ चीज रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि उनका टायरामिन के साथ कोई लिंक नहीं होता। ज्यादातर जो चीज रिएक्शन होते हैं वो नॉन सेलेक्टिव मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की वजह से होते हैं, जबकि जो मोक्लोबिमाइड है जो कि सिलेक्टिवली ब्लॉक करती है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप ए को, ये लेस चीज रिएक्शन शो करती है बिकॉज ये टेम्परेरी तौर पे ब्लॉकेज करती है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप ए को। जबकि जो नॉन सेलेक्टिव मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं ये इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम्स को। अगर किसी को चीज रिएक्शन हो जाए मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स यूज करने की वजह से, तो उसको ट्रीट किया जाता है फेंटोलामिन के साथ जो कि अल्फा 1 ब्लॉकर है, या फिर क्लोरप्रोमाजिन के साथ जो कि डोपामिन D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। और सबसे लास्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी ड्रग्स को जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल इंक्रीज करती हैं बाय ब्लॉकिंग देम टू बाइंड विद देयर रिसेप्टर्स। जैसा कि हमारा मकसद था जो साइनेप्टिक लेफ्ट है उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को इंक्रीज करना है, तो वो 3 तरीकों से हम इसका लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कुछ ऐसी ड्रग्स पढ़ी हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के रीअपटेक को ब्लॉक करती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल जो है साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर इंक्रीज करती हैं। इसके बाद हमने ऐसी ड्रग्स को पढ़ा है जो न्यूरोट्रांसमीटर के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करवाती हैं या जो एंजाइम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको ब्लॉक कर देती हैं। और तीसरे नंबर पे जो हम अभी ड्रग्स पढ़ने लगे हैं वो ऐसी ड्रग्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को उनके रिसेप्टर्स के ऊपर, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करने से रोकती हैं। तो जो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं उन ड्रग्स में इंक्लूड हैं ट्रेजोडोन, निफेजोडोन, इसके अलावा एमोक्सापिन है, मियंसरिन है, मिर्टेजापिन है और मेप्रोटिलिन है। और जो रिसेप्टर ब्लॉकर्स में जैसे कि ट्रेजोडोन और निफेजोडोन है ये ब्लॉक करती हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स को। इसके अलावा सीरोटोनिन के जो 5-HT2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती हैं और इसके अलावा हिस्टामिनिक रिसेप्टर H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं और ये मोस्टली यूज की जाती हैं स्लीपिंग एड्स के तौर पे। इसके अलावा जो एमोक्सापिन है ये ब्लॉक करती है डोपामिन के रिसेप्टर्स को, हिस्टामिनिक H1 रिसेप्टर्स को, मस्क्रीनिक रिसेप्टर M1
1 को और इसके अलावा अल्फा 1 रिसेप्टर्स को। जो अमोक्सापिन है वो एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी भी शो करती है, एंटी साइकोटिक एक्टिविटी भी शो करती है और इसके अलावा ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। जो मिर्टेजिपिन है वो एपिटाइट स्टिमुलेंट है और भूख को बढ़ाने के लिए यूज होती है और ये ब्लॉक करती है सीरोटोनिन रिसेप्टर्स को, H1 और अल्फा 1 रिसेप्टर्स को। दैट वाज ऑल अबाउट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और फार्माकोलॉजी से रिलेटेड मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।